विदेश नीति भारत की, स्वतंत्र भारत की। और उसमें पहला है जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति, जिसको नेहरू युग भी कहा जाता है। 1947 में से लेकर के 1964 के बीच में इनकी विदेश नीति को देखने का प्रयास करेंगे। नेहरू की जो विदेश नीति थी वो 4-5 बिंदुओं के ऊपर आधारित थी, जैसे रिश्ता, जैसे पंचशील, जैसे निशस्त्रीकरण, जैसे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध, जैसे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। ये कुछ नेहरू की विदेश नीति के कुछ आयाम थे जिसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति जो है वो अवलंबित थी। भारत 190 साल तक एक विदेशी सत्ता द्वारा संचालित रहा, और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के समक्ष कई प्रकार की समस्याएं थी। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत आत्मनिर्भर भी नहीं था सुई बनाने के लिए, सुई भी नहीं बना सकता था भारत। भारत को जो कुछ विकसित करना था उसमें अपने पड़ोस के लोगों से और भी जो दुनिया के देश हैं उनसे मदद प्राप्त करनी थी। ठीक, तो ये तय था कि भारत किसी गुट में सम्मिलित होकर ये नहीं कर सकता था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो ध्रुवों में बट गया, दो ग्रुप में बट गया। एक ग्रुप जिसका नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, साम्यवादी ग्रुप, और दूसरा जो पूंजीवादी राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा था कौन, अमेरिका। ये दो तरह के गुट थे, और दोनों में से, और इन दोनों गुटों ने ये जो वातावरण तैयार किया, जिसको जो शीत युद्ध का जैसे वातावरण तैयार हो गया, लग रहा था कि अब लड़ाई हो जाएगी, अब लड़ाई हो जाएगी, लेकिन वास्तव में लड़ाई हो नहीं रही थी। लेकिन ऐसी स्थिति बन रही थी, तमाम सैनिक ग्रुप बन रहे थे, सीटो बन रहा था, नाटो बन रहा था, सेंटो बन रहा था, इस तरह के ग्रुप बनने लगे। भारत किस में सम्मिलित हो, वो रूस के साथ जाए या अमेरिका के साथ जाए, दोनों ग्रुप में, क्योंकि भारत को अभी खड़ा होना था, आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से। मतलब भारत अभी, जैसे कि भारत को उजाड़ करके दे करके विदेशी शक्ति यहां से चली गई, भारत को संभालना था, और भारत के पास अच्छी खासी जनसंख्या थी, उसका पेट भी भरना था, भरने के साथ साथ विकास भी करना था, और किसी ग्रुप में सम्मिलित होकर के भारत ऐसा नहीं कर सकता था। तो ये नेहरू की मजबूरी थी, उन्होंने किसी गुट को ना तो समर्थन दिया और ना ही विरोध किया किसी ग्रुप का। उन्होंने कहा कि हम कैसी नीति अपनाएंगे। गुट निरपेक्ष का मतलब है कि न तो हम आपके गुट में हैं, और अगर आप सही होंगे तो हम आपके भी साथ हैं, और आप सही होंगे तो हम आपके ग्रुप में सम्मिलित नहीं है। यानी जो भी दुनिया में आप कर रहे हैं, हम इस आधार पर समर्थन नहीं कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। अगर आप सही करेंगे तो हम आपके साथ हैं, अगर आप गलत करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। ठीक, बात समझ गए ना। हम आपसे भी सहायता प्राप्त करेंगे और आपसे भी सहायता प्राप्त करेंगे, हम आपको भी सहायता देंगे और इनको भी सहायता देंगे। बात समझ रहे हैं ना। ये जो गुट निरपेक्षता थी, चूंकि जवाहरलाल नेहरू इसको अकेले इसको एक आंदोलन के रूप इसके लिए टीटो को पकड़ा, नासिर को पकड़ा, मिस्र वाले, ऐसे करके उन्होंने 5-6 लोगों का ग्रुप बनाया और इसको एक आंदोलन के रूप में विकसित किया कि भाई हम किसी ग्रुप में नहीं रहेंगे। और जो खास करके जो अफ्रीका और एशिया के तमाम वो देश थे जो औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में प्रयोग हुए थे साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा, उन राष्ट्रों को नया तरह से इमर्ज होना था। तो उन राष्ट्रों को ये बात जवाहरलाल नेहरू ने समझाया कि हम जो है किसी ग्रुप में सम्मिलित होकर के अपने राष्ट्र का विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये नीति थी। गुट निरपेक्षता की जो नीति थी, इसने भारत को बहुत नुकसान भी पहुंचाया। इसके ऊपर भी बात करेंगे इस पीरियड के दौरान। उसके ऊपर भी बात करेंगे, भी आगे करेंगे। पंचशील का सिद्धांत दूसरा था
कि भैया नेहरू ने बौद्ध धर्म से पंचशील का सिद्धांत लिया, कहा कि भाई हम आपके भी अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, हम आपके भी अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और आपको भी हमारी संप्रभुता को मान्यता देनी होगी। वो तो हम आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेंगे और ना आप मेरे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेंगे। पंचशील जो है वो पूरी तरह से किस पर निर्भर होता है? इसका अंतिम जो पांच मतलब 5 बिंदु, उसका अंतिम बिंदु क्या है? हमारा भी अस्तित्व हो, आपका भी अस्तित्व हो, और हम दोनों का अस्तित्व किससे बराबर होगा? समझ रहा है ना? तो इसको लेकर के नेहरू ने 1954 में चाउ एन लाई के साथ मिलकर के एक सिद्धांत पे समझौता किया, क्योंकि भारत के पड़ोस में सबसे मजबूत कोई राष्ट्र था जो इमर्ज हो रहा था, वो चीन था। ठीक, तो भारत जो है वो चीन के साथ जो संबंध विकसित करता है वो पंचशील पर आधारित था, और दोनों एक दूसरे की संप्रभुता पे जो है कि विश्वास करने वाले थे, दोनों एक दूसरे को संप्रभु राष्ट्र मानने वाले थे। चीन पर से भारत ने अपना दावा छोड़ दिया, ये मान लिया कि तिब्बत पर से भारत ने अपना दावा छोड़ दिया और ये मान लिया कि भाग है। समझ गए ना? सॉरी, मतलब चीन का भाग है, कुछ और बोल रहे मतलब तिब्बत जो है वो चीन का ही भाग है। ठीक, बाद में ये जो पंचशील सिद्धांत है ये भारत के गले की हड्डी बनेगा और इसी को लेकर के एक फिर युद्ध होगा। कब? समझ रहे हैं ना? पंचशील का सिद्धांत फेल हो जाएगा कब जाकर के? 1959 में। इसको लेकर के दलाई लामा को लेकर के, तिब्बत का जो धर्म गुरु है बौद्ध धर्म के दलाई लामा, उनको लेकर के एक विवाद शुरू हो जाएगा, लोग युद्ध में परिणित हो जाएगा। ठीक, तीसरा जो सिद्धांत है वो निशस्त्रीकरण का, यानी शस्त्रों का विरोध करना। किसका विरोध करना? शस्त्रों का विरोध करना। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि सारी अशांति को कौन जन्म देता है? शस्त्र की होड़ जो है। उनका मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो मानव समुदाय का और प्रथम विश्व युद्ध में जो मानव समुदाय का सबसे बड़ा नुकसान किसने किया है? शस्त्रों ने किया है। और खास करके द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति जिस हथियार से हुई, क्या नाम था उसका? परमाणु बम। ठीक, फैट मैन और क्या नाम था? फैट बॉय, लिटिल बॉय और फैट मैन ना, नागासाकी हिरोशिमा 6 अगस्त 9 अगस्त 1945। ठीक, तो उनका मानना था कि निशस्त्रीकरण जो है वो जरूरी है और इसी से क्या लाई जा सकती है? शांति लाई जा सकती है। और इसकी होड़ में अगर मतलब अगर इसके होड़ में पड़ेंगे तो हम मानव सभ्यता जो है उनका मानना था शुरुआती है। हालांकि ये भी पॉलिसी यहां तक आते आते फेल होती है। जब चाइना के साथ वार होता है तो ये वाली पॉलिसी भी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। और भारत शस्त्रों के सबसे ज्यादा बड़ा विरोधी था और खास करके परमाणु शक्ति का, वो भारत खुद परमाणु परीक्षण करता है पोखरण में। ठीक, इंदिरा गांधी के समय में, फिर बाद में अटल जी के समय में फिर एक और परीक्षण होता है। तो ये जो तीसरा जो विदेश नीति का आधार था कि हम किसका विरोध करेंगे? शस्त्रों का विरोध करेंगे और हम शस्त्रों को मतलब बढ़ावा देने की बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी। आप देखिएगा नेहरू की जो विदेश नीति है वो किस पे आधारित है? आपको देखने से क्या लग रहा है? किस पे आधारित है? किस पे आधारित है? नैतिकता पे आधारित है, आदर्शवाद पे। जिस नैतिक मतलब आदर्शवाद की बात हो रही है ना, आइडियोलॉजी की बात हो रही है कि जो कुछ अब देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ये इससे बड़ी दूर है। किससे दूर है? यथार्थवाद से बहुत दूर है। समझ रहे हैं ना? ये 64 तक चल नहीं पाई, जो कि शुरुआत जो इन्होंने किया तो चल नहीं पाई। फिर भारत को जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते जवाहरलाल नेहरू के बाद, तो उन्होंने भारत की विदेश नीति में कुछ आमूलचूल परिवर्तन किया। यही नहीं, भारत कहने को तो गुट निरपेक्ष था, व्यक्ति कहता है कि नहीं कि हम गुट निरपेक्ष है, लेकिन आदमी के व्यक्तिगत कुछ पूर्वाग्रह भी होता है। ऐसे भारत का भी कुछ पूर्वाग्रह था। ठीक, अमेरिका का भी कुछ पूर्वाग्रह था, रूस का भी अपना कुछ पूर्वाग्रह था। अभी बात करेंगे नीचे। और उसके बाद भैया रूस जो था वो इस बात से दुखी था भारत से कि भारत ने राष्ट्रमंडल का सदस्य होना क्यों स्वीकार किया? क्योंकि रूस जो है उपनिवेशवाद का विरोध कर रहा था और राष्ट्रमंडल का सदस्य वही हो सकता था जो इंग्लैंड का उपनिवेश रह चुका था, उसी के देशों का ग्रुप था ना राष्ट्रमंडल। तो इससे नाराज था रूस कि भाई
भारत ने और रूस ने विरोध भी किया इस बात का, स्टॉलिन ने खास करके बहुत विरोध किया इसका कि भाई आप कैसे इस तरह की विचारधारा को अपने परित पोषित कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात था कि अमेरिका जो था वो भारत और पाकिस्तान का जो विवाद शुरू हुआ 1947 में, खास करके जम्मू कश्मीर को लेकर के, उसमें वो पाकिस्तान का पक्ष ले रहा था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद था, संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसमें 5 सदस्य थे और उसका ये अस्थायी सदस्य था। और ये जो है चाहता तो मुद्दा वहीं समझ सकता था, लेकिन इसने पाकिस्तान को जानबूझ के एक समस्या बना के रखा। पाकिस्तान की जो समस्या थी जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो शक्ति संतुलन कायम रखना चाहता था पाकिस्तान के माध्यम से, क्योंकि अगर सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में अगर कुछ अस्थिर होगा तो सैनिक अड्डा के रूप में किसको प्रयोग करेगा? पाकिस्तान को। किसको प्रयोग करेगा? पाकिस्तान को। और भारत चूंकि किसकी तरफ जा रहा था और इसकी तरफ भी जा रहा था, तो क्या भारत परमिशन देता अपने को सैनिक अड्डा के रूप में प्रयोग करने के लिए? तो सॉफ्ट कॉर्नर कौन रखता था? पाकिस्तान। तो अमेरिका को लगा कि जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पे हमको किसका साथ देना चाहिए? पाकिस्तान का। और इस समस्या को बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस समस्या को बना के रखेंगे तो हमको जो है सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में शक्ति संतुलन का एक अच्छा सा क्या मिल जाएगा? मौका मिलेगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए उस समस्या को बना के रखना चाहता था। यह अमेरिका का अपना वो था पूर्वाग्रह, अमेरिका का अपना पूर्वाग्रह था और अमेरिका का अपना निजी स्वार्थ था इसको लेकर के। जब पंचशील का सिद्धांत होता है, पंचशील और ये नहीं, उस समय भारत को खाद्यान्न की बहुत जरूरत थी, क्योंकि भारत में आप देखे होंगे के बाद भारत में अकालों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हुई। भारत की स्वतंत्रता के 5 साल पहले दुनिया के भीषणतम अकाल में से एक अकाल फिर पड़ा था, तो 82-83 का जो अकाल था, और उसी अकाल के ऊपर काम करने के 1942-43 का जो अकाल था, उस अकाल पे काम करने के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। पता है कि नहीं आपको? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस बात के लिए मिला है? उन्होंने कहा कि जो 1942-43 का अकाल पड़ा था उसमें अनाज की कमी नहीं थी जिससे लोग मर रहे थे, परचेजिंग पावर नहीं था लोगों के पास। क्या नहीं था? क्रय शक्ति ही नहीं थी। ये था भुखमरी का। ये अमर्त्य सेन को इस बात का पता लगाने के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था और नेहरू ने अमेरिका से इस समस्या के समाधान के लिए अनाज की मांग की, लेकिन अमेरिका ने गुट में सम्मिलित न होने के एवज में भारत से हालांकि आनाकानी करता रहा, हाथ पना नहीं किया। ठीक, लेकिन बाद में अनाज की सप्लाई किसने किया? रूस ने किया। ये मैं शुरुआती बता रहा हूं। ठीक, 1942 तक जो है वो रूस का झुकाव भारत की तरफ था, भारत का झुकाव रूस की तरफ था। लेकिन 1942 का रहा हूं, 1962 तक। लेकिन 62 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ दलाई लामा को के विवाद को लेकर के, तो रूस का झुकाव किसकी तरफ हो गया? साम्यवादी चीन की तरफ हो गया। वैचारिक स्तर पे दोनों बराबर थे। उस समय हमारा सहायता किसने किया? अमेरिका ने किया। चीन के विरुद्ध हमारी सहायता किसने किया? अमेरिका ने किया। आप समझ रहे बात को? और उसी समय जब खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, उसके बाद भारत को लगातार 3 साल में 2 युद्ध लड़ने पड़े। 62 में चीन के साथ और 65 में पाकिस्तान के साथ। समझ रहे हैं ना? खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया भारत के सामने, और इसी खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए और ये जो बार बार युद्ध हो रहे थे, इसी से निपटने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किसका नारा दिया? जवानों की भी जय हो। भारत को उस समस्या से निकलना हो तो किसकी जय हो? जवान की भी जय हो। और फिर हरित क्रांति का नारा दिया, और फिर जो है भारत धीरे धीरे खाद्यान्न के ऊपर, क्योंकि अमेरिका से जब मांगा गया खाद्यान्न, तो अमेरिका कहा कि भैया हमारी कुछ शर्तें हैं। अमेरिका से जब अनाज की मांग करने लगता है तो अमेरिका शर्तों की बात करता है। इन शर्तों पर हम आपको क्या करेंगे? उसमें एक शर्त ये थी कि अपने मुद्रा का मूल्यांकन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आप अपने मुद्रा का क्या कर दीजिए? अवमूल्यन कर दीजिए। किया? अनाज लेने के लिए भारत को अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा। तब अनाज, जो भी अनाज में वो गाजर वाली घास भेज दिया गेहूं में। वो गाजर वाली घास देखे है ना? जानते गाजर वाली घास किसकी बात कर रहे हैं? एक आप ग्रामीण क्षेत्र में अगर ये आप हैं तो आपने देखा होगा कि खेतों में गर्मियों में जब भीषण गर्मी पड़ती है, हरा रहता है फसल, मतलब वो गेहूं कटने के बाद वो बार बार काटी बढ़ जाता है, उसको गाजर घास कहते हैं गाँव में। वो घास उसी समय पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ उसके बाद जो कनाडा और अमेरिका से जो गेहूं भारत आया, उसी में उस घास को भेज दिया था।
वो जो है कि मिट्टी की उर्वरता को कम कर, बहुत घटिया स्तर का अनाज था। और वो इसी के साथ वही नहीं, जो जिस स्तर का अनाज वहां के पशु खाते थे अमेरिका की, उस तरह का अनाज, उस तरह का खराब अनाज भारत को भेजा जाए। तब लाल बहादुर शास्त्री को लगा कि हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि हमको उनके शर्तों पे अनाज मिलेगा, और हमको उनकी शर्तों में जो भी हम शर्तें मानेंगे वो हमारे नुकसान के होंगे। फिर भारत जो है आत्मनिर्भर बनने की बात होती है, और हरित क्रांति होती है, फिर आपकी पीली क्रांति होती है, श्वेत क्रांति होती है, नीली क्रांति होती है, खाद्यान्न को लेकर के आत्मनिर्भर बनता है। ठीक, तो ये अगला था उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। भैया, भारत 190 साल तक एक विदेशी शक्ति का गुलाम था, और इसीलिए वो किसका विरोध करता था? भारत के स्वतंत्र होने के बाद चीन और श्रीलंका स्वतंत्र हुए, ठीक है ना, इसका इसने सपोर्ट किया, और कहा कि इसी आधार पर जितना भी देश जो है कि जितने भी देशों के ऊपर या राज्यों के ऊपर विदेशी शक्तियों ने उपनिवेश जिनको बना रखा है या बलपूर्वक कब्जा कर रखा है, उनको छोड़ना चाहिए। ठीक, एक और आपको प्रकरण बताएं, 1961 में भारत के साथ भी ऐसा ही था। भारत का एक जगह है, इसका नाम क्या है, जहां चुनाव हुआ है, गोवा। उससे कौन सी विदेशी शक्ति कब्जा की थी? पुर्तगाली। भारत बार बार आग्रह कर रहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, खाली कर दीजिए, क्योंकि हमारा भाग है। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि गोवा जो है वो पुर्तगाल का अपना जो है कि अपने अपना राज्य है, और पुर्तगाल जो चाहे उसमें क्या कर सकता है, कर सकता है। अमेरिका चिड़ा हुआ था शुरू में, ये रूस के करीब थे ये। भारत ने ये जो निशस्त्रीकरण था, जो भारत की विदेश नीति का आधार था शुरुआत में, इसको तोड़ा 1961 में। और क्या क्या गोवा में सैनिक कार्रवाई की, किसके विरुद्ध? पुर्तगाल के विरुद्ध। और पुर्तगाल से को हरा करके जबरदस्ती गोवा के ऊपर क्या किया, कब्जा किया। ठीक, तो इस तरह से मैं आपको बता रहा था कि नेहरू की जो है कि विदेश नीति की बात कर रहे थे, शांतिपूर्ण को, आसिफ को। तो ये जो है कि देखिए 3-4 बातें हैं। एक तो हम नेहरू की विदेश नीति को कमजोर भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय की ये मांग थी, और नेहरू को ये भविष्य का थोड़ी पता था कि चीन, हम अगर चीन के साथ पंचशील सिद्धांत कर रहे हैं तो बाद में ये टूट जाएगा और फिर हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। या निशस्त्रीकरण का विरोध कर रहे थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि उनको पता था कि हमारे ऊपर ये आक्रमण हो जाएगा। तो इनको पहले से आभास थोड़ी था बात का। उनको तो लग रहा था कि हमारा देश जो है वो शांति और अहिंसा की बात करता है, और हम उसी से दुनिया को चला लेंगे। लेकिन बाद में ये इतना आदर्शवादी बात सोच रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे लाल बहादुर शास्त्री के समय में यथार्थवाद की बात हुई, और यथार्थवाद को इंदिरा गांधी ने और चरम पे पहुंचाया। उन्होंने कैसे चरम पे पहुंचाया? उन्होंने समस्या की जड़ को समाप्त किया, क्योंकि पाकिस्तान 2 मोर्चों पे भारत के साथ लड़ रहा था। एक तो पूर्वी पाकिस्तान के मोर्चे पे, एक पश्चिमी पाकिस्तान में, 2 जगह भारत लड़ रहा था। इंदिरा गांधी ने अपनी कुटिलता से, अपने विदेश नीति में परिवर्तन करके एक मोर्चा बंद कर दिया हमेशा के लिए। कौन? पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि बना दिया उसको भाषा के आधार पर राष्ट्र। बांग्ला जो पाकिस्तान धर्म के आधार पर राष्ट्र बना था, उसी के अंदर भाषाई आधार पर राष्ट्रवाद पैदा हो गया, और वो फिर 2 भाग में टूट गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान। और इंदिरा गांधी ने सपोर्ट देकर, जबरदस्ती सपोर्ट देकर बनवाया। और उस समय जो अमेरिका 62 में भारत का साथ दिया था, वही अमेरिका 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से जहाजी बेड़े उतार देता है और रूस उतार देता है हमारे पक्ष में। यहां से हमारा 1971 से लेकर के और 2013 तक भारत में जो संबंध था, वैदेशिक नीति थी, थोड़ा रूस के ज्यादा करीब हो गई थी। फिर धीरे 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 थोड़ा सा पलटी खाया इधर, उसको वो तो हमको पढ़ना ही नहीं, न पढ़ना है। तो इंदिरा गांधी ने आदर्शवादी जो वैदेशिक नीति थी उसको एकदम यथार्थ पे लेके आई। समझ रहे बात को ना? यही नहीं, वो रूस के समर्थन से इतना उनको आत्मविश्वास था कि वो अमेरिका की इस बात से नहीं डरी कि अमेरिका के जहाजी बेड़े उतारने के बाद भी वो पीछे नहीं हटी। और उन्होंने जब तक पाकिस्तान के सेनापति को समर्पण नहीं करा दिया, तब तक वो नहीं बैकफुट पे गई। तो ये उन्होंने बदलाव किया ही नहीं। इंदिरा गांधी जो योजनाएं लाल बहादुर शास्त्री बना रहे थे, उन योजनाओं को वास्तविक रूप किया था इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी, आप याद होगा, इंदिरा गांधी खुद गरीबी हटाओ के नारे पे आई थी सत्ता में। 1971 में इंदिरा गांधी भरपूर बहुमत से जीत के आई थी। इस मुद्दे पर लेकर
गरीबी हटाओ, ठीक। और आप देखेंगे 1980 आते आते ये गरीबी हटाओ, अनाज और ये सारे मुद्दे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भारत धीरे धीरे, जो भारत सबसे बड़ा निर्यातक था अनाजों का, वो भारत 1980 के बाद क्या हो जाएगा, आयातक बन जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री और बाद में इंदिरा गांधी की नीतियों के कारण। तो इस तरह से गुरु जी, आपने 10 ही मिनट कहा था, लेकिन हमने सर 15 बता दिए। सर आप मार्गदर्शन। भारत के विदेश नीति के संदर्भ में बहुत सी मुख्य मुख्य बातें आपके सामने डॉक्टर सत्यपाल जी ने रखा, और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो आपको समझने की जरूरत है, कि भारत की जो विदेश नीति, जवाहरलाल नेहरू के समय की विदेश नीति का नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट ऐसे करके कहा गया। और ये नॉन अलाइंड मूवमेंट शब्द जो है, नॉन अलाइंड शब्द वैसे 1979 में हवाना में जो ये विदेश मंत्री या राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई थी, जो नॉन अलाइंड एक शब्द का प्रयोग भले ही नहीं किया था उन लोगों ने, लेकिन एक खास देश जो मिल करके, जिन लोगों ने एक अपना एक पोजीशन लिया था, जब बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं 1961 के 1 सितंबर को जो हुई थी, और उस बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और घाना के एनकोमो और जो आपके इजिप्ट के जो उनके नेता थे, और इसी के साथ ही साथ आपके जो सुकर्णो जो है इंडोनेशिया के, भारत के जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से अब देखते हैं कि ये जो एक 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 ऐसा स्टैंड जो है वो इंटरनेशनल स्टैंड प्रारंभ होता है। और हाँ, इजिप्ट के अब्दुल कमाल नासिर, वो अनवर सादात और नासिर में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, अनवर सादात बाद में आए थे। तो इस तरह से ये जो राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो, जो बाद में यूगोस्लाविया खुद ही कई टुकड़ों में बट गया, तो ये एक सबसे कई सवाल उठते हैं कि ये नॉन अलाइंड मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाने की, ये सब की क्या जरूरत थी। तो इसमें ये प्रश्न उठता है कि जवाहरलाल नेहरू का उस समय का स्टैंड क्या था। तो मैं अपने बहुत से पहले की कक्षाओं में ये बात बताता हूं कि जवाहरलाल नेहरू के स्टैंड पर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने क्या कहा था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने भारत की विदेश नीति, जवाहरलाल के समय की विदेश नीति के बारे में कहा कि जवाहरलाल कुछ इस तरह की विदेश नीति लेकर चल रहे हैं जो अपने दो जो प्रतिद्वंदी हैं या दो प्रेमी किसी एक सुंदरी को इन्फ्लुएंस करना चाहें। एक प्रेमी जो है वो सोवियत यूनियन है और दूसरा यूएसए है, और वो जो प्रेमिका या लड़की है वो कुछ ऐसी कोशिश करे कि दोनों को बराबर बराबर का इंप्रेशन दे, जिससे किसी को ये न लगे कि ये हमारे साथ झुक गए। ये बात जवाहरलाल के मन में क्यों आई, या जो फॉरेन पॉलिसी का आर्किटेक्ट जिसे कहते हैं, कि हमें इन दोनों के बीच में इक्वी डिस्टेंस रखना है, सोवियत यूनियन अमेरिका, इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात थी जो जानना चाहिए कि कैसे जापान के खास तौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हस्तक्षेप के चलते एशिया के बहुत से ऐसे देश जो पुराने उपनिवेश थे, जब वे स्वतंत्र हुए, तो खास तौर से वियतनाम का नाम मैं लेना चाहूंगा, और भी देशों का नाम ले सकता हूं, कंबोडिया का भी नाम ले सकता हूं, कि कैसे वियतनाम ने अपने को घोषित किया कि हम कम्युनिज्म के साथ हैं, क्योंकि उनके नेता हो ची मिन्ह थे जो बहुत दिनों तक माओ से तुंग के साथ रहे, चीन में रहे। लेकिन 1945 में जब जापान ने उसको फ्रांस से मुक्त कर दिया, तो वो चले गए आपके एक कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में, सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में कह सकते हैं आप,
या चाइना के इन्फ्लुएंस में गए, उससे फ्रांसीसी लोग साउथ ईस्ट एशिया में जब कमजोर पड़े तो उस कोल्ड वॉर के पीरियड में अमेरिका ने उनका स्थान लिया। और उसमें आप जानते होंगे या आप जानिए कि किस तरह से खास तौर से 1955 के बाद अमेरिका जब वहां प्रवेश करता है तो 1955 से 1975 तक वियतनाम के इतिहास के बारे में जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरह से वियतनाम बहुत अधिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उनके सैनिकों के दमन का शिकार हुआ। कई प्रकार के नए नए बमों का प्रयोग किया गया और ऐसी स्थिति आई कि अमेरिका के विश्वविद्यालयों ने विरोध करना शुरू किया, वहां के अध्यापकों ने, छात्रों ने विरोध किया कि नहीं, अमेरिका वियतनाम से पीछे हटे, क्योंकि वहां पर अमेरिका में कोल्ड वॉर के दौर में एक जो नीति अमेरिका ने चलाया था उसको कहते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं कि आपको सेना में भाग लेना ही पड़ेगा 18 वर्ष से लेकर के 55 या 60 वर्ष के हैं तो। जैसा आपने देखा अभी हाल में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने सभी 18 से लेकर 60 साल के लोगों को कहा कि आप देश से बाहर न जाइए, आप सेना में भाग लीजिए। तो उस तरह से बाई फोर्स सेना में भाग लेने के लिए तमाम नौजवानों को अमेरिका के बाध्य किया गया, क्योंकि अमेरिका की जनसंख्या कम है, वो अभी भी आज भी 30 करोड़ है और भारत की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है, लेकिन उनका पूरा भूगोल कम से कम भारत से 5 गुना अधिक है। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है वो पूरी दुनिया को एक दिमाग में था कि ये कोल्ड वॉर जो 1945 के बाद से शुरू हुआ है, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन ये जो संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम इसमें बैलेंस बना करके नहीं चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं इन दोनों के लड़ाइयों का अखाड़ा देश बन जाएंगे। और भारत वियतनाम नहीं बन पाया, वियतनाम और कंबोडिया और लाओस नहीं बन पाया, या थाईलैंड वगैरह में भी वो कंपटीशन था। और उसके पीछे सबसे बड़ी बात जो कही जाएगी कि कैसे एक खास किस्म की, न्यूट्रल शब्द का प्रयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन एक न्यूट्रलिटी को लेकर के चले, जिसके बारे में भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन पॉलिसी के बारे में कहते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल नहीं है। नॉन अलाइंड माने कहते हैं कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशंस के जो भी मैटर आएंगे उन सब पर स्वतंत्र ढंग से निर्णय लेंगे। हमारा निर्णय पहले से ही तय नहीं है और हम किसी सैनिक गुट के सदस्य नहीं। ये जवाहरलाल का एक मिजाज था और जवाहरलाल का भी था, और कह सकते हैं फ्रीडम मूवमेंट जो हमारी आजादी की लड़ाई थी, उस आजादी की लड़ाई का जो इतिहास था, उसकी जो एक उसका संदेश था, उस संदेश में ये बात निहित थी कि हमको एक तो गांधी का इन्फ्लुएंस था पूरे देश पर, स्वतंत्रता संग्राम पर, एक अहिंसा का था। तो एक सिविलाइजेशनल लेवल में सभ्यता के दृष्टिकोण से भारत अपने को ऐसा महसूस किया, और यह बात सही भी थी कि हम लोग एक सभ्य देश हैं और युद्ध जो है वो एक असभ्यताओं का संघर्ष है। सोवियत यूनियन और अमेरिका जिस तरह से आपस में, जैसे 1949 में आप जानते हैं नाटो बनता है, 1956 में जाकर वार्सा पैक्ट कंट्रीज आते हैं, लेकिन वार्सा पैक्ट कंट्री के पहले ही 1953 तक स्टालिन वहां का जब डिक्टेटर रहता है, तो स्टालिन पूरे ईस्टर्न यूरोप के तमाम देशों पर जिस तरह से कम्युनिस्टों को लेकर के इंजीनियर करके कू माने वहां पर सरकारों को गिरा करके जिस तरह से अपनी व्यवस्था स्थापित कर रहा था, वो भी एक खास किस्म का एक हिंसा के प्रयोग से सरकारों को बदलने का काम करना। और उसी तरह से यूएसए और उसके जो नाटो के अलाइज थे 1949 में अस्तित्व में आ गए थे, वो सभी लोग पूरे विश्व में इंजीनियर करके माने प्लान करके षड्यंत्र करके ऐसी सरकारें लाते थे जो अमेरिका के मुखापेक्षी सरकार। तो विश्व का जो सिनेरियो है 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, तो वैसे इंडिया किसी के दया पर इंडिपेंडेंट नहीं होता है। इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भारत की जनता एक बड़े ही बल, जिसे कहा जाए बड़े ही बलपूर्वक या ताकत के साथ अंग्रेजी राज्य को उखाड़ फेंकती है, और उस ताकत में भारत की सभ्यता के तत्व भी इन्वॉल्व होते हैं, जो बहुत प्राचीन काल की सभ्यता है। जैसा कि डॉक्टर सत्यपाल ने कहा, ये पंचशील का जो सिद्धांत है, ये हमारी सभ्यता से उभरता हुआ सिद्धांत है कि हम आपके क्षेत्र में अग्रसर नहीं करेंगे,
हम आपकी संप्रभुता का सम्मान करेंगे, हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ रहेंगे। तो इस तरह की जो बातें चाउ एन लाई के आने पर भारत में प्राइम मिनिस्टर चाइना के साथ जो जवाहरलाल नेहरू का एक अंडरस्टैंडिंग होता है, ये पूरी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि चाइना भी एक बहुत बुद्धिज्म से भी प्रभावित देश था, तो एक पुराने आइडियल को उठा करके जवाहरलाल ने रखा और उस पर चाइना भी एग्री किया। चाइना की स्थिति ये थी कि चाइना 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अधीन जब चाइना स्वतंत्र होता है तो चाइना की सीधे टक्कर जो यूएसए से होती है, और चाइना के एक खास भाग फार्मोसा पर जाकर के चाइना के जो नेशनलिस्ट चाइनीज हैं, जिनका नेता चियांग काई शेक है, जो इंडिया में भी 44 के लगभग इंडिया में भी आता है वो चियांग काई शेक, और कहता है कि हमारे देश में तो तुम्हारे देश से अधिक मुसलमान रहते हैं, हम लोग जब एक साथ रह सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं रह सकते हो। ये चियांग काई शेक का डायलॉग मैंने आपको ऐसे बताया। तो वो चियांग काई शेक जिससे कि माओ से तुम लंबे समय तक लॉन्ग मार्च की जो लड़ाई होती है, जब खास तौर से उन दोनों देश में 1912 में जब वहां सन यात सेन चाइना में एक खास किस्म की स्वतंत्र सरकार स्थापित करते हैं और वहां का जो मांचू वंश है वो जब समाप्त होता है, तो एक खास किस्म की गैर मोनार्किकल गवर्नमेंट जब आती है तो उसमें एक बड़ा भारी कॉन्फ्लिक्ट होता है कम्युनिस्ट वर्सेस नेशनलिस्ट के बीच में। इस कॉन्फ्लिक्ट के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से चीन स्वतंत्र होता है, क्योंकि चीन उन देशों का सदस्य था, वो 5 देश जो जर्मनी और इटली और जापान के खिलाफ थे, जिन्हें आप एलाइड पावर्स या मित्र शक्तियां कहते हैं, वो ध्रुवी शक्तियों के खिलाफ थे। इसलिए नेचुरली चाइना को भी परमानेंट मेंबर बनना चाहिए था सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन वो नहीं बना। उसकी जगह पर फार्मोसा को बनाया गया, जो बाद में 1973 में वो फिर उसको हटाया गया, खुद यूएसए मान करके हटाया, जिस पर कि निक्सन और वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हेनरी किसिंजर की एक बैठक हुई माओ से तुंग के साथ रात में, और उस बैठक में फिर यह तय हुआ कि अमेरिका और चाइना के बीच अच्छे संबंध होंगे, क्योंकि अमेरिका को यह कहीं से पता लगा कि चाइना के और रूस के आपस में झगड़े हो रहे हैं। जैसे ये सूचना मिली वो लोग आपस में दोस्ती किए। तो मुख्य रूप से जो इंटरनेशनल रिलेशंस ये पूरा 1945 के साथ बाद इमर्ज कर रहा है, उसमें भारत का कोई भी स्टेट्समैन होगा, कोई भी नेता होगा, उस समय की सिचुएशन में क्या कहेगा। आपको हम बताएं कि उस समय अमेरिका का जो स्टैंड था, खास तौर से 1955 में एक अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो भारत विजिट करता है, फॉरेन मिनिस्टर, और वो कहता है कि नॉन अलाइनमेंट जो है वो एक प्रकार का क्राइम है। उसका नाम था जॉन फॉस्टर डलेस। जॉन फॉस्टर डलेस इंडिया में आता है, 5-6 दिन रहता है, यहाँ के लोगों से इंटरव्यू लेता है और खुलेआम कहता है कि ये नॉन अलाइंड शब्द तो नहीं प्रयोग करता है, कहता है न्यूट्रलिटी, जब पूरा विश्व 2 खोमे में लड़ रहा है, जीवन की लड़ाई हो रही है, ऐसे में न्यूट्रल जो लोग रह रहे हैं वो क्राइम कर रहे हैं। और ये सब परिप्रेक्ष्य, उधर सोवियत यूनियन का गुटों में लेते हुए जाना, उधर स्टालिन के बाद खुर्शचेव का आना, गुटों में लेना, और पूरा वर्ल्ड का जो सिनेरियो है उस सिनेरियो में किस तरह से एक युद्ध का वातावरण बना हुआ है पूरे विश्व में, सेकंड वर्ल्ड वॉर बाद और हिरोशिमा नागासाकी जैसी चर्चा किया गया, उन सब के परिप्रेक्ष्य से लेकर के शांति को बहुत महत्व देते हुए, और जानते हैं यूनाइटेड नेशंस वगैरह की स्थापना हुई। ऐसे सब परिप्रेक्ष्य में जो एक बांदुंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं 1955 की इंडोनेशिया में होती है, एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी जाते हैं और चाइना के चाउ एन लाई भी रहते हैं, और उसमें एक जनरल प्रिंसिपल जो है अडॉप्ट किया जाता है, जिसके बारे में चर्चा होती है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट बेसिकली किस चीज के खिलाफ खड़ा होता है, तो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ खड़ा होता है, जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एफ्रो एशियन कंट्रीज का एक कॉन्फ्रेंस होता है। उसमें एक इस तरह की आवाज उठती है, और ये इसलिए आवाज उठती है क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि नए प्रकार का उपनिवेशवाद आ रहा है, इनडायरेक्ट वे में सोवियत यूनियन या अमेरिका के द्वारा एक नया उपनिवेशवाद आ रहा है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में जवाहरलाल की जो फॉरेन पॉलिसी है या भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो एक रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी है, रियलिस्टिक है। और ऐसे सब समय में
जवाहरलाल एक लगभग 52-53 में चाइना जाते हैं, तो हमको पढ़ने को मिला कि उनसे माओ से तुंग ने क्या पूछा। जब मैं उस माओ से तुंग और चाइना के मैंने जवाहरलाल के डायलॉग को जब मैं सुना, तो मैं सोचा कि जवाहरलाल माओ के माइंड को नहीं समझ पाए होंगे। माओ एक ऐसा व्यक्ति था जो दिन भर अपने एक कमरे में रहता था, एक लाइब्रेरी थी, उसी में बैठकर पूरे विश्व की सभी किताबें पढ़ता था। और अगर समकालीन माओ के समकालीन जितने भी विश्व के नेता हैं, सबका जनरल नॉलेज का कोई टेस्ट ले, तो माओ से तुम पढ़ाई में, खासतौर से पढ़ाई और किताबों के समझने में और इवन युद्ध लड़ने में भी 4 साल तक लगभग 10,000 किलोमीटर 10 लाख सेना को लेकर के वो पूरे अपने चाइना में घूमा था। दक्षिण पूर्व चाइना से लेकर उत्तर पूर्व तक की चाइना, लॉन्ग मार्च कहते हैं, उसे पढ़िएगा आप लोग, या हो सकता है पढ़े रहे, बीए में पढ़े होंगे। उस लॉन्ग मार्च के गर्भ से उत्पन्न हुआ माओ से तुंग एक बड़ा ही, इसे कहा, सेनापति किस्म का व्यक्ति था और आइडियोलॉग था। जवाहरलाल से उसने पूछा, आपकी युद्ध के बारे में क्या नीति। जवाहरलाल ने उसका उत्तर जो है नहीं दिया, सही उत्तर नहीं दिया। इसके माने क्या है कि आप जिस व्यक्ति से बात, जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत ही पढ़े लिखे खूंखार शेर के सामने गया हो मिलने के लिए, जवाहरलाल उसका माइंड नहीं पकड़ पाए। और जवाहरलाल जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, दोनों को बैलेंस करके चले। और उस बैलेंस करने का परिणाम 1961 में, खासतौर से अक्टूबर महीने में, जब चीन की सेनाएं भारत की ओर आक्रमण करती हैं, या जवाहरलाल के बारे में लोगों ने कहा कि खुद जवाहरलाल ने अपनी सेनाओं को चाइना की सेना की तरफ मूव किया, फॉरवर्ड पॉलिसी उसको कहते हैं। उस फॉरवर्ड पॉलिसी में इंडिया की सेना उस तरह की तैयार थी नहीं, और उस गैर तैयार सेना को, जिसके पास 1930 के हथियार थे, जो पुराने हथियार थे, और माओ से तुंग को पूरे भारत की सूचना, क्या हो रहा है भारत के इंटरनल में, वो सब पता थी। जैसा कि तमाम बहुत से लोगों ने जो उसमें पुस्तक लिखी उन्होंने बताया। खासतौर से जो जवाहरलाल नेहरू का जो डिफेंस मिनिस्टर था, कृष्णा मेनन, जो कम्युनिस्ट था, वो चाइना के प्रति उसका बड़ा आग्रह था, वो झुकाव था। जो भी फॉरेन अफेयर्स में या डिफेंस में बातें हो रही थी, सब चाइना को पता थी। और जब ये बात कह करके जवाहरलाल ने अपने एक बड़े खराब, मैंने बड़े ही गैर मिलिटेंट या गैर कॉम्बटेंट व्यक्ति को सेना का चीफ बनाया था, कौल को बनाया था, टियन कौल, जो कि लॉजिस्टिक्स का ऑफिसर था। क्या सोच के बनाए थे इस पर आप लोग सोचिएगा। तो और फिर जिस समय युद्ध शुरू होता है, उस समय इंडिया में जवाहरलाल खुद भी नहीं रहते हैं। खासतौर से चाइना वाले युद्ध की बात कर रहा हूं, इंडो चाइना, जिसमें उनके फॉरेन पॉलिसी की टेस्टिंग होती है। और ऐसे समय, इसके पहले जैसा बताया कि किस तरह से माओ से तुंग का माइंड अगर कोई जाने, माओ से तुंग एक बड़े ही, जिसे कहा जाए, एक्सपेंशनिस्ट शब्द का प्रयोग करिए। एक्सपेंशनिस्ट कहते हैं विस्तारवादी को। एक विस्तारवादी था। चाइना के माटी में या चाइना के पूरे इतिहास में, चाहे वो कई वंशों का इतिहास रहा हो, और फिर वो आकर के माओ जेडोंग के पास तक आया, या आज का भी जिनपिंग का जो है, देखिए उनके अभी अलग से इस पर लेक्चर हो सकता है कि चाइना का जो भी राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो कैसे पूरे विश्व को कब्जा करना चाहता है। आप लोग जो अफीम वार वगैरह के बारे में पढ़े होंगे 1848 के संदर्भ में, कि कैसे चाइना के तरबूज को खोला गया, मैंने स्लाइसिंग ऑफ चाइनीज मेलोन, चाइनीज तरबूज का बंटवारा, उसमें कैसे चाइना को, चाइना के जो भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो कहते हैं हमको विश्व से कोई संबंध ही नहीं रखना है, हम पूरे स्वर्ग के केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, हमें किसी से कोई जरूरत नहीं है। लोग आकर काउटाऊ करते हैं उनके राजा के आगे, लेकिन वो लोग चूंकि परिस्थितियां ऐसी नहीं होती, डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो उससे बड़ा उनको चोट लगता है और उनको बड़ा अपमान महसूस करना पड़ता है। वो सब आप लोग पढ़े होंगे। और उस अपमानित होने के परिप्रेक्ष्य से बहुत सी घटनाएं जो आप पढ़ेंगे, किस तरह से 1912 में उनका वंश का नाश, माने जो मांचू वंश है, वो समाप्त होता है। ऐसे में जो उभर करके आता है चियांग काई शेक, या फिर उसके बाद माओ से तुंग। माओ से तुंग के बारे में ये मैं कहूंगा कि वो पुरानी अपनी परंपरा का, जो जैसे होता है ना कि जैसे आज हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा नेता पैदा हो जाए
जो कहे कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय के भारत को लेकर के रहूंगा। अब जवाहरलाल तो ऐसा नहीं सोच सकते थे, लेकिन अगर ऐसा कोई नेता हो जाए देश में कि नहीं, हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका जो है, चूंकि हमें एक्सेशन में मिला हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, और पुरानी बौद्ध संगीत यहाँ हुई है, हमारा पुराना इतिहास इससे जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान का जो पुराना इलाका है सब हमारा सप्त सैंधव प्रदेश, हमारा वैदिक देश है, हम उसे ले करके रहेंगे। ऐसा कोई नेता पैदा हो, खैर हम नहीं करेंगे, ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर वो चाइना के माइंड का आदमी होता तो कहता कि नहीं, ये सब अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान और ये सब हमारा इलाका है, हम उसको लेंगे। यद्यपि ये बात मैं कह रहा हूं तो मैं ये भी समझ रहा हूं इन सब के रिपरकशंस क्या होंगे। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन से युक्त देश है, भले ही वो इलाका सब मेरा पवित्र स्थल है हमारे देश का, और भारत न्यूक्लियर वेपन से वो लड़ाई हो जाएगी, वो बहुत दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी जिस तरह से पाकिस्तान रह रह करके जम्मू कश्मीर के लोग शुरू में ही तय करके कह दिए, उनका जो शेख अब्दुल्ला ने 1948 में डिक्लेयर कर दिया कि आज हम ये कह सकते हैं गर्व से कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम एक हैं। स्वतंत्र नामक मैगजीन में 1948 में शेख अब्दुल्ला का बयान आता है। ऐसे सब परिप्रेक्ष्य को देख करके जब वो माओ जवाहरलाल से पूछता है कि आपकी युद्ध के बारे में क्या नीति है, जब तो माओ से तुमको तिब्बत को लेना था, जब वो तिब्बत को ले लिया उस समय भारत ने स्टैंड नहीं लिया कि नहीं तुम कैसे ले सकते हो, ये बफर राज्य है। उस पर तमाम बातचीत हुई कि कैसे वो, जब भारत में ब्रिटेन के लोग थे तो यंग हस्बैंड एक डेलीगेशन जाता है, बीजिंग में जाता है, उसमें क्या समझौता होता है। आजकल जब भी इंडिया और चाइना के बॉर्डर के डिस्प्यूट की बात होती है तो 1912 के एग्रीमेंट की भी चर्चा होती है। चाइना के लोग कहते हैं हम लोग साइन ही नहीं किए थे उस पर, हम उसको मानेंगे नहीं उस बॉर्डर को। और आज भी चाइना जिस तरह से आपके जो आपका अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, वहां अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर चला जाए तो चाइना का देखिए ठिठी ढीठी कहिए या मनबड़ बना करिए, आज अगर प्राइम मिनिस्टर हमारा चला जाता है वहां पर, कहता है कि आप मेरे इलाके में कैसे आ गए, उसका एक बाकायदा विरोध प्रकट करता है। ऐसे सब परिप्रेक्ष्य में 1961 का जो चाइना का एक, हम तो कहेंगे जवाहरलाल की कमजोरी थी कि वो, और इतना ऐसा कहने में अच्छा तो नहीं लगा, एक बेवकूफ ढंग से मनबड़पना उनका था कि अपनी सेना में टी.एन. कौल जैसे आदमी को आदेश दे रहे हैं कि जाकर चाइना से कहो कि 20 किलोमीटर और पीछे जाए बॉर्डर से। चाइना का माओ से तुंग ये जान रहा था कि ऐसा होने वाला है, तो उसकी रियलिटी बताते हैं बहुत से लेखों में, आप लोग पढ़िएगा कि चाइना ने 5 लाख सेनाएं 1961 में बॉर्डर पर रख दिया था। चाइना की जो टेक्निक है युद्ध की, उसका नाम है सुनतजे टेक्निक, SUNTZE। बहुत, जैसे हमारे यहाँ चाणक्य अर्थशास्त्र, उन्होंने राज्य के संदर्भ में, युद्ध के संदर्भ में तमाम नियम बनाए हैं, उन्हीं का समकालीन चाइना में सुनतजे था, SUNTZE। उसकी टेक्निक थी कि जो भी अपना कोई विरोधी हो उसके सामने इतनी बड़ी सेना खड़ी करो कि वो लड़ने की हिम्मत ही ना कर पाए। तो आप लोगों को ये सुन करके बहुत दुख भी होता है, हमको भी दुख होता है कि जब वो चाइना की सेनाएं आगे बढ़ने लगी, भारत के क्षेत्र में प्रवेश की, तो हमारी सेना जैसे वॉकओवर, कोई वॉकओवर मिल जाए, जैसे कभी फुटबॉल का मैच अगर खेले होंगे, दूसरे मैच के लोग हट जाएं तो जीतने वाली सेना अपना वर्दी नचाते हुए पूरे फील्ड में दौड़ने लगे। माओ की सेनाएं तेजपुर तक, आप लोग गए नहीं होंगे, एकदम गुवाहाटी के बगल में, वहां तक सेनाएं आ गई। तब जाकर के जवाहरलाल नेहरू ने कैनेडी को एक लेटर लिखा, जो भारत के विदेश मंत्रालय के पास नहीं है, वो अमेरिका के पास है। अमेरिका ने अभी पब्लिश भी कर दिया उस लेटर को, बड़ा कॉन्फिडेंशियल लेटर कैनेडी के नाम से लिखा कि भाई मेरी मदद करिए। और उस समय के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी लिखा। उन लोगों की भी निगाहें थी कि चाइना क्या कर रहा है, ये देश को हम लोगों का कैसे कब्जा कर रहा है। ब्रिटेन का तो नेचुरल हित था कि हम छोड़ के इसीलिए गए ही थे कि भारत में कम्युनिज्म का असर ना आने पाए। भारत में कम्युनिज्म का असर ना आने पाए, इसके लिए ब्रिटेन ने भारत को 2 टुकड़े से अधिक टुकड़े में बंटने नहीं दिया। इस बात को जो मैं कह रहा हूं, इसको जानने के लिए ट्रांसफर ऑफ पावर के डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी में रखे हैं, वॉल्यूम 12 में देखिएगा किस तरह से भारत जो स्वतंत्र होकर के 1947 में अस्तित्व आता है, तो ब्रिटेन की पॉलिसी क्या थी। राज्यों को सबको कह दिया नहीं, तुम लोग किसी को स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, या तो भारत ज्वाइन करो या पाकिस्तान, क्योंकि उनको सबसे अधिक डर था स्टालिन का
कि वो जब भी छोटे छोटे राज्य होंगे तो कम्युनिस्टों को भेज करके यहाँ पर अपना कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप कायम करेगा। ऐसे सब परिप्रेक्ष्य में जवाहरलाल का वो बड़े ही दीनता दीनता शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, एक बेचारगी का पत्र लिखा। लेकिन अमेरिका को मैं कहूंगा कि जॉन फिट्जराल्ड कैनेडी जो वहां का प्रेसिडेंट था, उसने तुरंत जो है अपनी सेनाएं वहां से हवाई जहाज, सेनाओं का जहाज चल दिया अमेरिका से, और यहाँ पर जो हिंद महासागर में इनका 7वां बेड़ा था वो चल दिया भारत की मदद करने के लिए। और माओ से तुमको ये बात पता, क्योंकि भारत का जो उस समय का विदेश मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री सब लीकेज था, हर चीज पता, क्या हो रहा है भारत में सब पता। तो तुरंत सेना तेजपुर से लौट करके भागती। अगर आप असम के लोगों से बात करिए, जो वहाँ के लोकल असम के रहने वाले हैं, भले यूपी से माइग्रेट करके वहां बहुत से लोग गए हुए हैं, जैसे वहां का चीफ मिनिस्टर शर्मा है और बहुत से लोग हैं, सब इधर ही के लोग गए हुए हैं और वहां के लोकल लोग भी हैं। वो लोग ये बात कहते हैं कि सन 61 की लड़ाई में आप लोगों ने हम लोगों को छोड़ दिया, हम अकेले पड़ गए। अभी भी वो इस बात को कहते हैं। लेकिन माओ की पूरी सेनाएं जो है वापस चली गई, और जहां 20 किलोमीटर दूर जवाहरलाल और इन्होंने कहा था कि वहां तक चले जाओ, वहां तक जाकर के वो लोग रुकी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब पूरी वर्ल्ड जो है, माओ इस बात से भी डरता था कि पूरा वर्ल्ड इक्वेशन उसके खिलाफ न खड़ा हो जाए। यद्यपि माओ जो है अपने पास, हमें जहां तक लगता है 64 वगैरह तक आते आते वो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह ले लेता है। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है भारत की विदेश नीति के संदर्भ में जरूर जानना चाहिए। फिर 1964 के बाद, जिसको सत्यपाल जी ने बताया भी, कि किस तरह से इंदिरा गांधी और इवन लाल बहादुर शास्त्री ने भी बड़ी बहादुरी के साथ भारत के विदेश नीति के संदर्भ में, और जो सन 65 का जो युद्ध हुआ, जो वहां का जो अयूब खान वगैरह ने जिस तरह से किया, और उस परिप्रेक्ष्य में भारत को जो बहुत दिक्कतें उत्पन्न हुई, ऐसे सब संदर्भ में इंदिरा गांधी जब पावर में आती है तो वो एक खास किस्म की रियल पॉलिटिक्स करती है। और वो रियल पॉलिटिक्स ये होता है कि जैसा कि बताया गया कि 1971 में खास तौर से जो बांग्लादेश का जो युद्ध होता है 71 के 3 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर, तो मुजीबुर रहमान वहां पर नेता होते हैं, पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट देती है, और उसके बाद वो एक खास किस्म का एक 25 वर्ष की संधि करती है सोवियत यूनियन के साथ, क्योंकि सोवियत यूनियन एक टेस्टेड फ्रेंड रहा इंडिया का। जब कश्मीर के सवाल यूनाइटेड नेशंस में ले गए, जवाहरलाल ही ले गए थे, तो वहां पर लेकिन जब ये प्रस्ताव पारित हो गया कि रेफरेंडम होगा, उस रेफरेंडम के खिलाफ वीटो पावर सोवियत यूनियन ने भारत के पक्ष में यूज किया था कि जब विदेश की सेनाएं यहाँ हैं तो कैसे यहाँ पर जो है चुनाव हो सकता है, ये हटना चाहिए। ये इंडिया का स्टैंड था कि जब तक पाकिस्तान हमारे इलाके को ऑक्युपाई किया, वहां रेफरेंडम या जनमत संग्रह नहीं हो सकता है। तो एक टेस्टेड दोस्त था सोवियत यूनियन, और इंदिरा गांधी खुद ही अपना समाजवाद लाओ, गरीबी हटाओ, कुछ सोशलिस्ट टाइप का अपना प्रोजेक्ट करना चाहती थी। जनता के बीच में एक ऐसा नरेशन पैदा कर रही थी जैसे कि वो बड़ा गरीबों की मसीहा है। वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, समाजवाद लाओ, गरीबी हटाओ, ये सब के नारे में उसे सोवियत यूनियन बड़ा सूट कर रहा था। लेकिन बहुत लंबे परिप्रेक्ष्य से देखने में लगता है कि इंदिरा जवाहरलाल की फॉरेन पॉलिसी से डिविएट करती है, और इस पर हमने कई बार कहा भी और भी क्लासेस में, इंदिरा गांधी अपने लिए बड़ी दिक्कत भी इनवाइट करती है। इंदिरा गांधी एक बड़ी पावरफुल लेडी थी, सन 71 में 2/3 बहुमत से चुनाव जीतती है। जयप्रकाश नारायण का पूरा आंदोलन खड़ा होता है, जो भी उसका कारण हो उस पर बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी को बहुत दिक्कतें आती हैं, जिसको कहती भी है कि जो लोग एलेंडे के साथ उनकी सरकार गिराए हैं चिली की, वही लोग जयप्रकाश आंदोलन के पीछे हैं। और 1977 में इंदिरा जब इमरजेंसी हटाती है, जब नई सरकार पावर में आती जनता पार्टी की, तो वो लोग जो फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए कि किस तरह से ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, और इन्होंने और उस समय के जो भी आर्किटेक्ट थे फॉरेन पॉलिसी के, इन लोगों ने कहा कि हम जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट लागू कर रहे हैं, GENUINE, जेन्युइन। इसके माने इसके पहले का जो नॉन अलाइन था इंदिरा गांधी का, फर्जी नॉन अलाइन था। और ये बात इन सब घटनाओं को पढ़ने से बड़ी स्पष्ट दिखाई देती है कि किस तरह से भारत इस पूरे दौर में एक अखाड़ा जैसे हो जाए, KGB और CIA के संघर्ष का अखाड़ा बना हुआ था।
अब बहुत सी पर्सनल बातें भी मैं उस पीरियड की जानता हूँ कि कैसे हमको एक दो नेता लोगों ने कहा जो कि केजीबी से रिलेटेड थे। ये सब बातें क्लास में, चलिए एकेडमिक पर्पज से बता रहे हैं कि अरे भाई आपको कोई सोवियत यूनियन से काम हो तो बताइएगा। मैं एकदम यंग लड़का ही था, तो उससे लगा कि देखिए हमारे देश में कितना अधिक ये दोनों गुट बने हुए थे। 77 से 80 के बीच में आप देखेंगे भारत में केजीबी और सीआईए का बहुत बड़ा रोल था, और अंत में केजीबी जो है एक तरह से विजयी होती है, इंदिरा गांधी पुनः पावर में आती है, और वो सन 80 में आकर के अगेन जो है सोवियत यूनियन के पक्ष की ही फॉरेन पॉलिसी उसकी बनती है, और उससे एक बड़ी भारी चुनौती आती है। अमेरिका भारत को बहुत तंग करने की कोशिश करता है, खास तौर से 80 के दशक की जो जम्मू कश्मीर की समस्या है, अगर आप देखेंगे तो वो जम्मू कश्मीर की समस्या पूरी जो है वो अमेरिका द्वारा बैक्ड है। खास तौर से 1979 1979 में जिस तरह से अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन अपना एक खास प्रयोग करता है, एडवेंचर करता है, और वहां से मार खा के भागता है, और उनके देश में गार्बाचोव आता है, मिखाइल गार्बाचोव, ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका आता है। वो सब परिप्रेक्ष्य को देखने से भी इंदिरा गांधी अपनी फॉरेन पॉलिसी में किसी प्रकार का ऐसा नहीं करती है कि प्रो अमेरिका हो जाए, वो प्रो सोवियत यूनियन बनी रहती है। उसका परिणाम मैं ये बात कहना चाहूंगा, उनकी जो हत्या हुई वो हत्या खालिस्तानी लोग किए, और खालिस्तानी अमेरिकन एजेंट थे। एकदम सही बात है, सीआईए के डॉक्यूमेंट्स तो सब पब्लिश होते हैं, कोई अच्छे से देखे तो वो वाकई उन लोगों से, जबकि इंदिरा गांधी उतना प्रैक्टिकल भी नहीं थी, उसको फाइल पर लोगों ने लिखा कि तुम्हारी हत्या हो जाएगी, फिर भी की। बहरहाल जो फिर उसके बाद राजीव गांधी के समय तक आते आते थोड़ा फॉरेन पॉलिसी में चेंज जैसा दिखता है, प्रो अमेरिका की तरफ जाता है। खासतौर से जो उसका सैम पित्रोदा वगैरह उसके एडवाइजर होते हैं, जो अमेरिका से रहता तो है जाति का, जिसे कहते हैं बढ़ई जाति का, कानपुर का, जो हमें पता नहीं था कि सैम पित्रोदा बढ़ई हैं। जब चुनाव हो रहा था तो कहा मैं बढ़ई हूँ। तो वो हमें बड़ा भारी फिजिसिस्ट रहा, बड़े उसके पास जो है वो सब पेटेंट वगैरह है, जिसने ये बोल दिया था कि हुआ तो हुआ, सन 84 वाले दंगे का हुआ तो हुआ, जिसको मोदी जी ने बड़ा अच्छा यूज किया, हुआ तो हुआ करके 50 बार बोले, और कहे दंगे में इतने लोग मारे गए। तो राजीव गांधी ने कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो पृथ्वी हिलती है। अब मोदी के टक्कर में ये लोग नहीं स्टैंड कर पाए। बहरहाल 90 तक जो आते आते हम देखते हैं कि राजीव गांधी के अवसान के बाद, और खास तौर से नरसिम्हा राव का जब आगमन शुरू होता है, और नरसिम्हा राव और ये चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप को आप देख सकते हैं कि ये एक, अब ऐसे कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जरूर एक कांग्रेस से अलग हटकर, लेकिन उनका कार्यकाल ही बहुत अच्छा नहीं रहा, लंबे समय तक नहीं रहा। और चंद्रशेखर का भी कोई ऐसा कार्य, लेकिन नरसिम्हा राव तक आते आते पूरी की पूरी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ये एकदम अमेरिका की तरफ टिल्ट करने लगती है, जब हम स्ट्रक्चरल चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी करते हैं। और उस स्ट्रक्चरल चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी में पूरा जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह का आना, और पूरा ये एकदम नया पैराडाइम जो आता है, वो सब एक खास किस्म की ऐसी फॉरेन पॉलिसी आती है जो जाकर के 2006 तक जाकर के आप देखेंगे तो पूरा अमेरिका के साथ 1-2-3 एग्रीमेंट होना, जिसमें अमेरिका का ठीक हम आपको यूरेनियम वगैरह जो भी होगा देंगे, और भी बहुत सी बातें हैं जो, जैसे खुद भारत में अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, खासतौर से भारत में आना एक का 1976 में अमेरिका का जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट है वो भारत विजिट करता है, फोर्ड के बाद का, वो भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इंदिरा गांधी जब खास तौर से आती है तो वो उतना संभाल नहीं पाती चीजों को, और उसी में उनकी दिक्कत होती है। लेकिन 90 के दशक से 91 के दशक से भारत के ये जो एक खास किस्म का मन बन गया था कि सोवियत यूनियन के साथ ही हमको रहना है, और तब तक 91 में सोवियत यूनियन का खुद अवसान होता है, तो पूरा विश्व एक यूनिपोलर वर्ल्ड के रूप में कन्वर्ट होता है, और इस यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिका एक डोमिनेंट पावर होता है। फिर उसके साथ सब लोग अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। भारत की फॉरेन पॉलिसी भी उसी संदर्भ में आती है। चूंकि हमको 2022 तक नहीं बोलना है, तो यही मैं समाप्त कर रहा हूं कि किस तरह से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, आज भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। अजरबैजान में 2019 में सम्मेलन हुआ था बाकू में,
जो सोवियत यूनियन का एक रिपब्लिक है। बहरहाल इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो कुछ भी छू सके फॉरेन पॉलिसी के बारे में उसको मैंने आपके सामने रखा। आप लोग और सर, पुस्तकें कल पढ़िएगा। हम लोग पर जिन बिंदुओं पर बात करना चाहते थे सर, एक तो था कि विश्व मतलब समकालीन विश्व में भारत की क्या भूमिका है, पहला सर ये बिंदु था। और सर दूसरा बिंदु ये था कि 1990 के बाद यानी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कूटनिरपेक्षता जो है इसकी क्या प्रासंगिकता रह गई थी, उसके ऊपर हाँ, दो जरूर बिंदुओं को जरूर। गुट निरपेक्ष, आप चाहे तो सन 91 से 2000 के बीच की विदेश नीति के बारे में चर्चा करें। विदेश नीति के मुख्य आयाम क्या थे? जो डोमेस्टिक, लोग ये कहते हैं कि कोई भी देश की फॉरेन पॉलिसी एक साधारण वाक्य होता है कि उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी का रिफ्लेक्शन होता है। तो भारत की डोमेस्टिक पॉलिसी कैसे बदली और कौन कौन इंटरेस्ट आते गए और उनका क्या प्रभाव पड़ा, तो इस पर फिर जो गुजराल की डॉक्ट्रिन, लुकिंग ईस्ट और ये सब है, तो वो सब पर भी अटल बिहारी वाजपेयी का दृष्टिकोण, तो ये सब पर कल चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी, और सभी बच्चों को भी धन्यवाद कि आप लोग सभी